नमस्कार दोस्तों। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की हत्या की साजिश में शामिल कार जो उनके घर के पास से बरामद हुई थी, जिसमें जिलेटिन की छड़ें थीं और एक चिट्ठी भी थी कि यह तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। उस कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत को लेकर के सवाल और संदेह गहराते जा रहे हैं। मनसुख हिरेन की लाश 5 मार्च को सुबह 10:30 बजे ठाणे की मुंब्रा की खाड़ी से बरामद हुई थी। और जब यह लाश बरामद हुई थी तो पुलिस की टीम के पहुंचने से पहले वहां क्राइम ब्रांच के अधिकारी सचिन वाजे पहुंचे थे। सचिन वाजे को लेकर के बहुत सारे सवाल पहले से होते रहे और बीजेपी लगातार उनको निशाने पर लिए हुए है। लेकिन जब लाश उनकी बरामद हुई थी उससे एक रोज पहले 4 मार्च को अपने घर से निकले थे। 4 मार्च को कांदिवली थाने से तावड़े नाम के किसी पुलिस वाले का फ़ोन आया था। उन्होंने घर वालों को बताया था कि वो बुला रहा है, मुझे जाना होगा पूछताछ के लिए, और वो घर से निकले थे लेकिन लौटे नहीं। अगले दिन उनकी लाश मिली। मनसुख हिरेन की बॉडी जिन हालात में मिली थी उन हालात को नज़रअंदाज करते हुए स्थानीय डीसीपी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने खुदकुशी की है। दूसरी बात ये कही गई कि उनके शरीर पर चोट के निशान नहीं है, इसलिए कहीं से भी उनके साथ मारपीट, ज्यादती, जुल्म या हत्या की बात नहीं मानी जा सकती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये सारी बातें, ये सारे दावे हवा हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि मनसुख हिरेन की बॉडी पानी में लगभग 10 घंटे तक रही होगी। अब सुबह 10:30 बजे जो लाश बरामद होती है वो पानी में अगर 10 घंटे तक रही होगी तो मानकर चलिए कि 4 और 5 मार्च की दरमियानी रात 12 बजे के आसपास या तो वो खुद छलांग मारे होंगे या फिर मार करके उनके लाश को पानी में फेंका गया होगा। दो स्थितियां हो सकती हैं। तो रात 12 बजे के आसपास उनकी मौत हुई होगी और उनका मोबाइल उस समय के जिस समय यह मौत का समय आप तय कर रहे हैं, मान रहे हैं, उस वक्त वो कहीं और घूम रहा था, वसई और विरार के आसपास। जो लोकेशन, लास्ट लोकेशन है वो वसई विरार के आसपास का है। मुंब्रा में लाश मिलती है, यानी कि उनकी मौत के बाद उनका मोबाइल उस जगह जहां उनकी मौत हुई है उससे कहीं दूर है। यानी उनकी हत्या करने वाले लोग, अगर उनकी हत्या हुई है तो वो हत्यारे मोबाइल को जाकर के दूर ऑन किए होंगे, यह धोखा देने के लिए कि उनका लोकेशन दरअसल विरार और वसई का है। दूसरी बात, जब लाश मिलती है तो मुंह में 5-6 रुमाल ठूसे पड़े हुए कीचड़ में सनी लाश है। इस तरह से कोई भी आदमी अपने मुंह में 5-6 रुमाल ठूस करके क्या छलांग मारेगा पानी में खुदकुशी करने के लिए? उनकी पत्नी ने इस बात को सिरे से ही खारिज किया था कि मेरे पति अच्छे तैराक थे, उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं था, कोई ऐसा कारण नहीं था कि वो खुदकुशी करते। यह पूरी तरह से हत्या है और हत्या की जांच की जानी चाहिए और उनके इसी दबाव का नतीजा है कि 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मर्डर यानी हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अब इसकी जांच जो है वो क्राइम ब्रांच से लेकर के एटीएस को दी गई थी और एटीएस के बाद अब यह एनआईए भी जांच करेगा। अलग अलग जांच एजेंसियों के पास है, लेकिन हम लोग जिस बुनियादी मामले पर हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो कार का रास्ता है अपने घर से, ठाणे से, घर से निकल करके कांदिवली जा रहे हैं और कांदिवली के बाद उनकी कार कहाँ कहाँ गई, उस रास्ते को ट्रेस करने में जितने भी सीसीटीवी फुटेज कैमरे थे, या तो सीसीटीवी फुटेज बहुत ही ब्लर्ड हैं, ऐसे हैं कि पहचान नहीं हो सकती है, या फिर वो कैमरे काम नहीं कर रहे थे। यह एक मामला है, यानी ट्रेस नहीं कर सकते। दूसरा कि मोबाइल, अभी तक मोबाइल बरामद नहीं है। मोबाइल बरामद नहीं होने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे डिजिटल डिटेल्स जो मोबाइल से मिल सकते थे वो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन उनकी कॉल डिटेल्स की जांच हो सकती है, कॉल डिटेल्स निकाला जा सकता है और यह देखा जाना चाहिए कि जो फ़ोन आया था कांदिवली थाने से तावड़े का, क्या वो तावड़े नाम का कोई पुलिस वाला ही था या कोई और था, वो फ़ोन किसका था। दूसरी बात यह है कि फ़ोन किन किन रास्तों से गुजरता रहा और विरार वसई के आसपास जब फ़ोन रात में ऑन हुआ तो उस समय एग्जैक्ट लोकेशन और उनकी मौत का जो समय है वो क्या रहा। इससे भी हत्या का मामला साफ हो सकता है। अगर किसी आदमी की मौत रात 12 बजे होती है और मोबाइल उस 12 बजे के बाद तक ऑन है, वैसे कहा यह जा रहा है कि 12 बजे के आसपास मोबाइल ऑफ हो गया था लेकिन लोकेशन फिर कुछ और है,
वहाँ खुदकुशी वो नहीं कर सकते थे। तो ये जो समय का अंतर है यह भी बहुत कुछ बता सकता है। तीसरा जो है वो विसरा रिपोर्ट जब आएगी तो भी बहुत कुछ कहेगी। विसरा रिपोर्ट यानी कि जो विसरल पार्ट होता है बॉडी का, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स होते हैं, पेट में जो खाना होता है उसका कुछ हिस्सा होता है, इसके आधार पर केमिकल एक्सपर्ट जो होता है वो तय करता है कि जो सेल्स की सिकुड़न है, जो खाने की स्थिति है, जो केमिकल टेस्ट होता है, उसकी जो रिपोर्ट आती है वो यह बताती है कि मौत का सही समय क्या रहा होगा और मौत का समय बताया क्या जा रहा है, मौत का कारण क्या रहा होगा, मौत का कारण क्या बताया जा रहा है। तो विसरा रिपोर्ट यानी केमिकल रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साफ हो रही है कि उनको मार करके फेंका गया हो, उनकी हत्या की गई होगी, क्योंकि शरीर पर चोट के निशान और मुंह में ठूंसा हुआ रुमाल और बॉडी का 10 घंटे तक लगातार पानी में होना, पत्नी का मानना कि मेरे पति खुदकुशी नहीं कर सकते हैं, एक फ़ोन का आना और फ़ोन के आने के बाद से उनका गायब हो जाना, यह सब कुछ है इस बात की गवाही है, इस बात का इशारा है कि एक बड़ी प्लानिंग और बड़ी साजिश के तहत मनसुख हिरेन की हत्या की गई होगी। अब इस हत्याकांड में अगर यह हत्या है तो जिस आदमी का नाम सबसे ज़्यादा उछल रहा है वो सचिन वझे हैं। सचिन वझे मुंबई क्राइम ब्रांच में हैं और आपको कल भी मैंने बताया था कि एक ऐसा अधिकारी है जो कई तरह के मामलों में सस्पेंड हुआ और सस्पेंड होने के बाद लंबे समय तक, लगभग 16 साल तक पुलिस महकमे से बाहर रहा। 2008 में इस आदमी ने शिवसेना ज्वाइन करके बतौर कार्यकर्ता शिवसेना के काम करता रहा। बाद में 2020 में मुंबई पुलिस ने दरख्वास्त डाली कि बहुत सारे लोग जो सस्पेंडेड हैं, अच्छे अफसर रहे हैं, उन लोगों को वापस मुंबई पुलिस में लिया जाना चाहिए क्योंकि अफसरों की तादाद, पुलिस वालों की संख्या कम है। इस आधार पर कोर्ट से एक आदेश लेकर के जिन लोगों को वापस सेवा में लिया गया उनमें से एक सचिन वाझे भी हैं। अब सवाल ये है कि जिस आतंकवादी संगठन पर सवाल उठाया गया, जिसके हवाले से गाड़ी को खड़ा करने और मुकेश अंबानी की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात की गई, उस आतंकवादी संगठन ने इस तरह की किसी भी कोशिश या साजिश से अपने हाथ खींचे हैं। उसने कहा कि ऐसा हमने नहीं किया है। दूसरा कि सचिन वाझे के बारे में जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई थी मनसुख हिरेन की, तो उस समय भी यह आदमी वहाँ था और सवाल बीजेपी ये कर रही है कि इस आदमी का क्या था। क्राइम ब्रांच का एक अधिकारी उस समय जो लोकल पुलिस का काम है और जो वहाँ के डॉक्टर्स का काम है, यह बीच में किस हैसियत से पहुँचा हुआ था और इसकी भी जांच की जानी चाहिए। 1 मार्च को इस आदमी ने जब मनसुख हिरेन को बुलाया था पूछताछ के लिए, उसके बाद से कई बार इसने बातचीत की है। उन बातचीत के डिटेल्स क्या हैं यह पता किया जाना चाहिए। लगातार अब महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर दबाव बनता जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने इसीलिए कहा है कि मैं जांच निष्पक्ष चाहता हूं, मेरी सरकार या पुलिस पर किसी तरह का अगर आरोप है, कोई संदेह है तो वो साफ होना चाहिए। और अब एनआईए भी इस जांच में घुस गया है। तो जो मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच और उसके बाद एटीएस और फिर एनआईए, यह मामला सिर्फ एक आदमी की हत्या या खुदकुशी से जुड़ा हुआ नहीं है। मामला ये है कि मुकेश अंबानी की हत्या की अगर कहीं कोई साजिश हो रही थी, क्योंकि गाड़ियों के भीतर कई नंबर प्लेट्स जो मुकेश अंबानी के काफिले में चलने वाली गाड़ियों के थे वो मिले, यानी कि मुकेश अंबानी के काफिले को कई बार चेज किया गया होगा, उसका पीछा किया होगा, गाड़ी नंबर नोट किए गए होंगे और उसी तरह के प्लेट बनाए गए। जो गाड़ी खड़ी मिली वो गाड़ी भी मुकेश अंबानी के काफिले में चलने वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी का नंबर लिए हुए थी, आगे पीछे वही प्लेट लगी हुई थी। अंदर जो प्लेट्स थी मुकेश अंबानी के काफिले में चलने वाली गाड़ियों की ही नंबर प्लेट्स की तरह उसी नंबर की प्लेट्स थी, यानी कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो है। इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन है यह पता करना बहुत ज़रूरी है। यह कोई छोटा मामला नहीं है, यह बहुत बड़ा, संगीन और एक गहरी साजिश का मामला है। इसलिए देश के सबसे बड़े उद्योगपति घराने के पीछे जो लोग हैं, जो हत्या की साजिश कर रहे हैं, वो किसी आतंकवादी संगठन का हवाला दे रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि वो देश के भीतर हों, बहुत मजबूत, रसूखदार और वैसे लोग हों जिनका मुकेश अंबानी से 36 का आंकड़ा रहता हो।
लेकिन ये जांच और इस जांच के ज़रिए सब कुछ साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल एक दो नहीं है, सवाल कई सारे हैं। वो इनोवा कार जो रात में आई थी, इसी स्कॉर्पियो कार के साथ साथ जो स्कॉर्पियो कार लग गई और इनोवा कार चली गई, उस कार के बारे में अभी तक अता पता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मोबाइल के बारे में कोई अता पता नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे मुंब्रा में उनकी लाश मिलती है और मोबाइल लेकर के विरार या वसई में कौन था, इसके बारे में अता पता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कार के रूट पर मनसुख हिरेन का जो रूट था, उस रूट पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, या तो उनका फुटेज ब्लर्ड है या कैमरा काम नहीं करता है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जोड़ करके आप देखते हैं तो एक गहरी, संगीन और ख़तरनाक साजिश आपको दिखती है। इसलिए ज़रूरी है कि इस पूरे खेल को समझा जाए, जांच की जाए और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको बेनकाब किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन इस मामले से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी और कोई भी खुलासा जब भी होगा, मैं आपके साथ जुड़ूंगा। कल मेरी आपकी मुलाकात फिर होगी। बहुत संभव है कि इसी मामले पर या फिर कोई दूसरा मुद्दा होगा, कोई दूसरा मसला होगा। तब तक के लिए नमस्कार।